वहां पे कोई ऐसा बोल देता था कि इतने पीछा में तो ब्याह दे और के कलेक्टर बनाओगे था मैं इसने। मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ 7 पीढ़ियों तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, मेरे घर में तो 11th-12th को ही हाईएस्ट एजुकेशन मान लिया जाता है कि हाँ बहुत पढ़ लिए। लेकिन उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है। मैं 9th क्लास में थी, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ रही थी। वहाँ पे एक क्विज कंपटीशन था। क्विज कंपटीशन के अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल, और उनके आने से पहले जो माहौल था स्कूल का, हमारे स्कूल की बड़ी जोरों शोरों से सफाई हो रही है, पूरा चीज़ें चमकाई जा रही हैं कि आज तो सर आने वाले हैं, पूरे चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, बहुत अच्छे से माहौल बनाया जा रहा है। और जब वो आते हैं तो सब लोग उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, गाड़ी के ऊपर बत्ती लगी होती है। और जब वो उतर के आते हैं तो जो वो वर्दी की चमक थी और जो वो ऑरा था उनका, वो आज भी मैं फील कर सकती हूँ। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस टाइम तक भी कि इसको कोई एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। तो ये चीज़ कब होती है? ये चीज़ होती है क्विज कंपटीशन हो जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके बाद में टाइम आता है चीफ गेस्ट के भाषण का। और जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो वो लाइनें मुझे आज तक याद हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक दिन मैं भी आपकी तरह ऐसे ही टाट के ऊपर बैठा हुआ था, जो दरी लगी होती है ना नीचे उसके ऊपर, और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता था और मेरे भी माता पिता खेती ही करते हैं। ये चीज़ तो रिलेट तो हो पा रही थी। रिलेट होने के बाद उन्होंने आगे बोला कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और मैं आज इस पोस्ट के ऊपर हूँ और यहाँ पे खड़ा होकर आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो उस समय ये समझ में आ गया था कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। लेकिन ये कुछ ऐसा करना इतना आसान नहीं था जितना आज यहाँ पे खड़ा होके बोलना है। और एक हरियाणा का कल्चर अगर मैं आपको बताऊं तो जिस टाइम पे मैं तैयारी करती थी, शायद अभी भी यही चीज़ें हैं कि ऐसे लगता है कि अप्रोच वालों की जॉब होती हैं या फिर जिनके पास में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई होती है, कि जो बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़े होते हैं वहाँ से जॉब होती है। उस समय के अंदर उन चीज़ों के अंदर घर वालों को मनाना कि मैं एक सरकारी नौकरी ले लूँगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शायद ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं था कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो उस समय पे फिर मैंने पापा को मनाना शुरू किया कि पापा मुझे पढ़ना है, पापा मुझे ऐसे करना है। तो वो भी डेफिनेटली सपोर्ट में तो थे कि उनके सपोर्ट के बिना चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि ये करेगी कैसे, क्योंकि उनको भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। किसी ने किया नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो हमें भी कैसे आइडिया होगा। तो उसके बाद में मैंने मनाना शुरू किया। एक मेरी कज़न पढ़ती थी दिल्ली में, तो उससे मुझे थोड़ा पता लगा कि दिल्ली से जाके आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। मैंने फिर घर वालों को मनाया कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाके तैयारी करनी है। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पापा को कन्विंस किया, वो भी रेडी हो गए एट द एंड कि मेरे ऊपर उनका भरोसा था कि हाँ शायद ये अच्छा करेगी। उसके बाद में मैं तो दिल्ली आ जाती हूँ। जो मेरी लड़ाई है वो तो हो जाती है तैयारी के साथ शुरू, लेकिन पापा और मम्मी की लड़ाई हो जाती है समाज के साथ शुरू। पापा मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्होंने तो बहुत पॉजिटिवली बहुत अच्छे से लड़ाइयों को लड़ लिया। लेकिन जिस भी दिन ऐसा होता था, मम्मी किसी पब्लिक गैदरिंग में जाती थी, कोई भी फंक्शन होता था, कुछ भी ऐसा होता था, तो उस दिन थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता था, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा बोल देता था कि इतने पीछा में तो ब्याह दे और इसके आण की छोरी है, उसका तो छोरा हो गया, के कलेक्टर बनाओगे तामे इसने, दुनिया की छोरी भी तो ब्याह दी तामे क्या तो कौन ब्याह दे। इन सब चीज़ों का एक सिंपल सा मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जितने पैसों में आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, इतने पैसों में तो इसकी एक बहुत अच्छी शादी हो सकती थी। इसके साथ की लड़कियां सेटल हो गई हैं, शादी हो गई है उनकी, बच्चे हो गए हैं। शादी होना और लड़के बच्चे होना, यही सेटलमेंट शायद माना जाता है उधर। तो ये सब चीज़ें सुन के वो थोड़ी डिस्टर्ब भी हो जाती थी। फिर घर आके वही मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता था कि लुगाई नूकवे हैं, मैंने रोज़ सुननी पड़े हैं, कद होगा तेरा सिलेक्शन। लेकिन पापा उस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली हैंडल करते कि हाँ चल बेटा तू पढ़ आराम से, इन चीज़ों को हम देख लेंगे। उसके बाद जो मेरी लड़ाई थी, जो थी प्रिपरेशन से, उसके अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं नहीं सोच रही थी।
सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ आके पता लगा कि इसके अंदर 50% तो इंग्लिश पूछी जाती है, और इंग्लिश किसी एक ऐसे एस्पिरेंट से पूछ रहे हो आप जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, गवर्नमेंट स्कूल से वो पढ़ी है, गाँव में वो रही है, वो भी हरियाणा के किसी गाँव में। तो बहुत अलग सा लग रहा था, बहुत ऐसे लग रहा था कि ये क्या हो गया। जिस दिन पहले दिन मैंने इंग्लिश का लगभग 2 महीने से मैं तैयारी कर रही थी। एक मॉक दिया मैंने, मॉक टेस्ट जो लोग तैयारी करते हैं वो जानते होंगे, एक टेस्ट दिया मैंने। टेस्ट के अंदर जो मेरा स्कोर था ना इंग्लिश का, वो सिर्फ 2 नंबर था। 50 में से मेरे 2 नंबर आए, और उसके बाद मुझे तैयारी करनी थी ऐसी नौकरी की जिसके अंदर 50 से 55% इंग्लिश पूछी जाती है। लेकिन वहाँ मैंने हार नहीं मानी। उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं सोच लूँगी, अगर मैं मान लूँगी कि मुझे ये करना है तो मैं कर लूँगी, और शायद वैसा ही हो गया। मैंने अपना रूटीन बनाया, सुबह उठते ही मैं इंग्लिश को रटना शुरू कर दिया। एक टाइप से रटना ही बोल सकते हैं कि जब आप इतना ज़्यादा समझ नहीं सकते हो उस चीज़ को, तो पहले मैंने उसको रटा, उसके बाद धीरे-धीरे समझ में भी आने लगी चीज़ें कि एटलीस्ट मुझे वर्ड तो पता हो। मैंने सबसे पहले वोकैब्युलरी रटी, क्योंकि मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के मतलब ही नहीं पता थे, मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रही थी, तो मैं उसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करूँगी। तो धीरे-धीरे मैंने वर्ड्स को रटना शुरू किया, अपना एक रूटीन बनाया, रूटीन के ऊपर मैंने काम किया, टेस्ट लगाए, टीचर से पढ़ी, बहुत कुछ हुआ। फाइनली एक ऐसा भी दिन आ गया जब मैं 50 में से 50 भी नंबर लेने लगी। तो इसी दौरान मैंने एसएससी सीपीओ 2018, एसएससी सीपीओ 2019, एसएससी सीपीओ 2020, सीजीएल 2019, सीजीएल 2020, एफकेट के बहुत सारे एग्जाम, सीडीएस के काफ़ी सारे एग्जाम, हरियाणा एसआई का एग्जाम, बहुत सारे और भी एग्जाम्स दिए, जिसके अंदर मैं किसी के अंदर प्री में फेल हो गई, किसी के अंदर मेंस में फेल हो गई, और कुछ एग्जाम्स के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन जिस दिन मैं दिल्ली आई थी, उस दिन मैं ये सोच के आई थी कि जो मुझे नौकरी करनी है वो अपने घर के आसपास में करनी है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो मेजरली दिल्ली में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे दिल्ली में नौकरी करनी है। उसी सपने के लिए जो मैं लगी हुई थी कि मुझे दिल्ली में नौकरी करनी है, इसी कड़ी में मैंने एग्जाम दिया एसएससी सीपीओ 2018 का। मेरा प्री एग्जाम हुआ 12 मार्च 2019 को। प्री एग्जाम के बाद में मेरे को ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, स्कोर हो जाएगा। बाकी उसका प्रोसेस कंप्लीट किया। लगभग सितंबर से अक्टूबर के अंदर मेरे को ये पता लग गया था कि इस पोस्ट से मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए है, मतलब मुझे दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी। और जिस दिन मुझे ये पता लगा, उसका एक इंसिडेंट मुझे ध्यान आ रहा है, वो बताती हूँ आपको। उस दिन हम खेत में कपास चुग रहे थे, मतलब कॉटन पिकिंग का जो काम होता है वो कर रहे थे। मैं, मेरी बहनें और मम्मी, सब हम खेत में थे। और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी दिल्ली पुलिस तो नहीं मिलेगी। तो मेरी मम्मी का थोड़ा सा ऐसा मतलब ढीला सा रिएक्शन था, या आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा सैड सा रिएक्शन था, अच्छा को नहीं होया बेटी। तो उसके बाद जो मेरा जवाब था वो ये था कि अगली बार रैंक के साथ में होगा। तो उसी कड़ी के अंदर फिर मैं लग गई उसी चीज़ के ऊपर कि अभी बोल दिया है तो शायद ये करना भी है। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ एसएससी सीपीओ 2019 का, जो मेरा था 9 दिसंबर 2020 को। मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मैं कॉन्फिडेंट थी कि अच्छा स्कोर होगा मेरा। उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस था उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी मैंने। तो उसी दौरान बीच में आ जाता है कोविड। अराउंड मार्च अप्रैल के अंदर कोविड आ जाता है। कोविड के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हुई कि पूरी स्केड्यूल टूट गया स्टडी का, क्योंकि जहाँ जो मैं रह के पढ़ रही थी, जैसे मैं कर रही थी, वो चीज़ें बदल गई, माहौल बदल गया, घर पे आ गई हूँ। घर पे थोड़ा सा माहौल ऐसा होता है कि हाँ चल कोई बात नहीं, एक दिन ना पढ़ाई हुई तो क्या हो गया। तो उसके बाद में अपने आप को बांध के रखना था, अपने आप को मोटिवेटेड रखना था कि मुझे पढ़ना है और आगे की अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो उन सारी चीज़ों को करते हुए जो मेरा एग्ज़ाम था उसकी फिजिकल की डेट आई। सीपीओ 2019 का जो मेरा एग्ज़ाम था उसकी फिजिकल की डेट आई। तो मेरा फिजिकल एग्ज़ाम का जो शेड्यूल था वो था 3 दिसंबर 2020 को। मैं अपनी तैयारी कर रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि एक बार सीपीओ पहले निकाल चुकी हूँ तो फिजिकल तो कर ही लेंगे आराम से। लेकिन 30 नवंबर को शाम को जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लॉन्ग जंप मैंने की और मुझे लोअर बैक में इंजरी हो गई। और लोअर बैक में इंजरी हो गई, मुझे लगा नॉर्मल सी इंजरी है, शाम को सो गई ऐसे ही। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं अच्छे से चल तक नहीं पा रही थी। उस टाइम पे मुझे टेंशन हुई कि अब क्या होगा। फिर मैंने जो अपने एक नॉन डॉक्टर थे, डॉक्टर सुमित, मैंने उनसे कंसल्ट किया कि मैं सर क्या हो सकता है इस चीज़ में। तो उन्होंने बोला कि मसल की इंजरी है, एक दिन में तो ठीक नहीं होगी, 1 डेढ़ महीने का बेड रेस्ट लगेगा।
और मेरा 3 दिन बाद फिजिकल था, तो मैं 1 डेढ़ महीने का बेड रेस्ट तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम पे मैंने उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया कि हाँ, अगर मैं इस सिचुएशन में करती हूँ तो क्या होगा, कुछ मेजर चीज हो जाएगी या क्या होगा। तो उनका जवाब था कि 2-4 महीने का बेड रेस्ट फालतू बढ़ जाएगा। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रुक गई तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना फिजिकल एग्जाम दूंगी, और मुझे तो ये लग रहा था कि मैं क्लियर कर लूंगी, और फिर भी बाई चांस 1% नहीं होता है तो अगली बार दे देंगे। मैं अपना फिजिकल एग्जाम देने के लिए, जो मेरा पंचकुला में स्केड्यूल था 3 तारीख को, उसके लिए जो 2 तारीख थी उसको मैं अपने चाचा के यहाँ गई। तो चाची ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि किस लिए आई है या क्या मतलब इवेंट है। तो मैंने कहा फिजिकल है कल। बोली पानी तो तेरे पे लिया कौन जानता, तू फिजिकल क्या करेगी। मतलब मैं उठ के पानी का ग्लास तो ले नहीं पा रही हूँ, तो फिजिकल क्या करूँगी। तो फिर मैंने उनको कहा कि पानी आप दे दो, फिजिकल मैं कर दूंगी। उसके बाद में 3 तारीख को सुबह चाचा ने मुझे सेंटर के बाहर ड्रॉप कर दिया। 4 इवेंट होते हैं एसएससी सीपीओ के फिजिकल में। पहला इवेंट होता है 800 मीटर। 800 मीटर की जो रनिंग थी वो लॉन्ग रनिंग होती है, तो बॉडी वार्म अप हो जाती है। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा हौसला था, कुछ बॉडी वार्म अप हो गई थी, तो मैंने वो इवेंट कर लिया अच्छे से। इवन 30 सेकंड पहले ही कर लिया जितना मेरे को गिवन टाइम था उससे। उसके बाद में जो गैप था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कि गैप यूजुअली 5 से 7 मिनट का होता है, तो इतनी देर बॉडी वार्म अप रहती है, लेकिन वो गैप जो था वो थोड़ा सा लंबा हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि बॉडी कूल डाउन होने लगी, तो पेन दोबारा से ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि अपने आप को वार्म अप रखती हूँ और इन इवेंट्स को निपटाती हूँ। 100 मीटर का इवेंट हो गया, 100 मीटर भी क्लियर हो गया। उसके बाद वही इवेंट देना था मुझे दोबारा से, जिसके अंदर मुझे इंजरी हुई थी। मतलब लॉन्ग जंप मुझे दोबारा से करना था। लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलते हैं हमें जंप करने के लिए। पहला जंप मैंने किया और मैं फाउल हो गई। फाउल होने के बाद एक बार के लिए तो ऐसा लगा, क्योंकि वो दोबारा से सेम पेन दोबारा हुआ, कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने जो डॉक्टर थी वहाँ उससे कंसल्ट किया, उन्होंने एक ऑइंटमेंट दी मुझे लगाने के लिए। मैंने वो लगाया और थोड़ा सा खुद को फिर से वार्म अप किया, हिम्मत सी बढ़ाई अपनी, और फिर मैंने जंप किया, वो जंप क्लियर हो गया। तो उसके बाद सिर्फ एक इवेंट बचा था, वो था हाई जंप। वो तो मैंने ये सोच के कूद दिया था कि इससे इधर ही तो कूदना है, कैसे भी कूद जा, मर जा, पड़ जा, कुछ हो जाए। तो उसके बाद में मैंने हाई जंप हुआ मेरा। हाई जंप होने के बाद में मैं वहीं लेट गई थी। तो उसके बाद का जो भी प्रोसेस हुआ वो मैंने अपनी फ्रेंड्स की हेल्प से कंप्लीट किया। मेरा वेट मेजरमेंट था, हाइट मेजरमेंट वगैरह थी। और जब मैंने घर फ़ोन किया ना इवेंट ख़त्म होने के बाद, सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद, तो पापा मेरे से बात करते हुए ऐसे कि हाँ बेटा कितनी देर में पहुँच जाओगे, क्या हो जाएगा, वो इस बात के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते थे। उनको शायद यही लग रहा था कि नहीं हुआ होगा क्लियर। लेकिन फिर मैंने बोला कि हो गया है, तो वो भी बड़े खुश हुए उस चीज़ के ऊपर, और उन्होंने बोला चल आ जा घर। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ में घर पहुँच गई। घर पहुंचने के बाद मुझे 2.5 महीने लगे उस चीज़ को रिकवर करने के लिए। 2.5 महीने मैंने उस चीज़ की रिकवरी की, और मेरा रिजल्ट भी आ गया और रैंक भी आ गई। तो फाइनली 31 जनवरी 2022 को रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट के साथ वो बात भी पूरी हो जाती है जो मैंने मम्मी को बोली थी। मैं फाइनली ऑल इंडिया रैंक 3 इन फीमेल कैटेगरी सिक्योर करती हूँ अपनी एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर। अब शायद ऐसा लग रहा होगा कि हैप्पी एंडिंग हो गई सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ख़त्म, लेकिन चीज़ें यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। चीज़ें तो इसके बाद कुछ और शुरू हो गई, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ, और हरियाणा गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ यूजुअली जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो 5 से 7 दिन में या 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। और मेरा सीपीओ 2019 का रिजल्ट आया था 31 जनवरी 2022 को, और मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो हुई 15 नवंबर 2022 को। तो लगभग 10 साढ़े 10 महीने का सफ़र था बीच के अंदर। और उस टाइम पे शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हर किसी का सवाल होता था, आए कब जाओगी ये, मतलब कब जाएगी तू, सिलेक्शन को नहीं होया के, ज्वाइनिंग को नहीं आई के मतलब नहीं हुआ क्या तेरा सिलेक्शन। मतलब हर कोई ये जानने में इंटरेस्टेड था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है या क्या हुआ है एक्चुअली। तो उस टाइम के अंदर मैं काफ़ी अपने आप को अकेला रखती थी। उस टाइम पे यूजुअली मैं अपना यूट्यूब देखती थी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती थी, काफ़ी सारी जो स्टोक्स की भी टॉक सुनी मैंने, काफ़ी सारे सीजीएल के टॉपर और बहुत सारे अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोगों को यहाँ पे देखा, लेकिन कभी ये तो नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर टॉक दे रही हूँ। जब हर कोई बता रहा होता है कि बड़ी गुड़िया की शादी वहाँ कर दी, छोटी वाली के 2 बेटे हो गए, बड़ी वाली का हस्बैंड खेती करता है, छोटी वाली का ये करता है, और मेरे पापा वहाँ बता रहे होते हैं कि बड़ी गुड़िया दिल्ली पुलिस में है, या बड़ी गुड़िया दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, तो जो वो बोलते हुए प्राउड फील करते हैं ना,
वो प्राउड के लिए मैं ये सब कुछ कर रही थी और शायद वो वर्थ इट हो गया है जब मैंने इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी चीजें जो की थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। शायद उसी तरह से आज मेरी कहानी भी आप में से काफी सारे लोगों को मोटिवेट कर पाएगी। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।